दोस्तों, आज यानी 1 जुलाई से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये 3 नए आपराधिक कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, जो लगभग 100 साल से अधिक समय से चले आ रहे आपराधिक कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इस कानून को लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा, इसके बारे में तो जानेंगे ही। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस कानून के विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञ क्यों आलोचना कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनके आलोचना वाले पहलू को जान लेते हैं। इन कानून के आलोचना के पीछे विशेषज्ञ हो या फिर विपक्ष का जो सबसे बड़ा तर्क है कि इस कानून को संसद में तब पेश किया गया था जब अपोजिशन के विपक्ष के 140 से अधिक सांसद निलंबित थे, यानी कि सस्पेंड किए गए थे। उस समय इसको पेश किया गया था और इस पर जितने विस्तार से चर्चा होना चाहिए था और जितनी लंबी बहस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मात्र 5 घंटे की बहस में ये कानून पारित कर दिया गया। इनके अलावा कई राज्यों के अपने अलग-अलग तर्क है, जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उन्होंने तो बाज़ाब्ता लेटर लिखकर गृह मंत्रालय से इसे फिलहाल नहीं लागू करने की मांग भी की थी। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बाद आज 1 जुलाई से यह कानून लागू हो गए। चलिए अब हम जानते हैं कि यह कानून लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महिलाओं के लिए ये कानून लागू होने से कितना कुछ बदल जाएगा। महिला के साथ शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा या पहचान छुपाकर संभोग करने पर 10 साल तक की कैद या जुर्माना का प्रावधान किया गया। इनके अलावा पूर्व विवाहित होते हुए इस तथ्य को छुपाकर दूसरे विवाह करने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अन्य बदलाव की बात करें तो एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के 45 दिन के भीतर फैसला देना होगा और शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। सीसीटीएनएस में एक बेहतर अपग्रेड किया गया है, जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ईएफआरआई दर्ज करा सकते हैं, यानी कि आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं नए आपराधिक कानून के मुताबिक। जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगा, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। यानी कि जीरो एफआईआर को लेकर के जो प्रावधान किया गया है कि जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज किया जा सकता है, चाहे उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं, लेकिन जीरो एफआईआर वहां दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा जो इस नए आपराधिक कानून में बदलाव किए गए हैं, पहले जहां केवल 15 दिन के पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, अब इसे बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दिया गया, यानी 60 से 90 दिनों तक पुलिस रिमांड में भेजा जा सकता है। केस के ट्रायल शुरू होने से पहले इतने लंबे पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून जानकार चिंता जता रहे कि यह एक पुलिस राज्य की अवधारणा है। इतना लंबा पुलिस रिमांड नहीं होना चाहिए। बिना केस का ट्रायल शुरू हुए उन्हें 90 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा जा सकता है, यानी उन्हें सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। पहले क्या था कि अगर किसी को कोई गिरफ्तार करते हैं तो मैक्सिमम उन्हें 15 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा जा सकता है, फिर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने भेजना होगा और वहां पर उनकी सुनवाई होगी, फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि उन्हें 90 दिन तक पुलिस रिमांड में रखने की उन्हें अनुमति होगी, जो कि एक पुलिस राज्य की अवधारणा को दर्शाता है, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है। अन्य बदलाव की बात करें तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए आपराधिक श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह आईपीसी से हटा दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। यानी राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा दी थी और तकनीकी रूप से आईपीसी से हटा भी दिया गया। कहा गया था कि यह राजद्रोह का कानून अंग्रेज भारतीयों को दमन करने के लिए लाया गया था, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसे हटा दिया गया। लेकिन इसे नया मॉडिफाई करके नए प्रावधान के साथ जोड़ा गया है। इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। आतंकवाद कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जैसे कानून का हिस्सा थे, अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसी तरह पॉकेट मार जैसे छोटे संगठित अपराध समेत संगठित अपराधों में 3 साल की सजा का प्रावधान है।
इससे पहले राज्य के पास इसे लेकर अलग अलग कानून थे। तो यहाँ पर भी राज्य सरकार की आपत्ति है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में था, अब ये जो नए आपराधिक कानून है उसमें शामिल कर लिया गया है। नए आपराधिक कानून के मुताबिक जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना अनिवार्य होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना होगा। यानी कि आप गिरफ्तारी से लेकर पूछताछ से लेकर के सुनवाई सारा का सारा कुछ आप ऑनलाइन मोड में करना होगा। इनके अलावा अब मौत की सजा पाए हुए दोषी ही सिर्फ दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी इनकी ओर से दया याचिका दाखिल करते थे या कर सकते थे। इनके अलावा बच्चों के लिए भी इस नए आपराधिक कानून में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। नाबालिग बच्चों की खरीद फरोख्त पर अब 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों से अपराध करवाना या आपराधिक कृत्य में शामिल करना अब होगा एक दंडनीय अपराध। यानी कि अगर आप किसी बच्चों से अपराध करवाते हैं या उन्हें आपराधिक कृत्य में शामिल करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। तो ये है कुछ मुख्य बदलाव जो नए आपराधिक कानून में किए गए। चलिए अब हम इस कानून को लेकर जो डर है, आशंकाएं हैं, आपत्ति है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस कानून के लागू होने से एक सप्ताह पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस कानून को नहीं लागू करने की मांग की थी। इनके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक ने इस कानून के नाम पर भी आपत्ति जताई है। कर्नाटक और तमिलनाडु का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद में पेश किए जाने वाले कानून अंग्रेजी में होना चाहिए और ये हिंदी में है। इनके अलावा देश की जानी मानी अधिवक्ता और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जया सहानी ने करण थापर को दिए इंटरव्यू में कहा कि नया आपराधिक कानून लागू होने से देश में एक बड़ी न्यायिक समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि कानून का जो मूलभूत तत्व यह है कि किसी के द्वारा किए गए अपराध उस समय के कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि 1 जुलाई से पहले जो कोई अपराध करते हैं तो उनको यानी कि पुराने कानून के मुताबिक सजा देना चाहिए और 1 जुलाई के बाद पूरे कानून का सिस्टम बदल चुका रहेगा, सारे धाराएं बदल चुकी रहेगी, सारे जो प्रावधान बदल चुके रहेंगे। तो अपराध को लेकर के जो अपराध किए हुए हैं वो कई बार डिमांड करेंगे कि हम पुराने जो जिस समय हम अपराध किए उस कानून के अकॉर्डिंग हमारा जो हेयरिंग होना चाहिए, सुनवाई होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। वहीं जो दूसरे पक्ष होंगे वो कहेंगे नए कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो अपराधी वो कहेंगे नए कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए और जो दोषी है वो कहे कि नहीं पुराने के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। यानी इस तरह की भी कानूनी समस्या देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा जो पहले से जो कानून चले आ रहे थे वो 100-150 साल पुराना था। इस पर समय समय पर जुडिशियरी के द्वारा मतलब कि न्यायपालिका के द्वारा इसमें अपडेट किया गया, बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, अपने आदेश पारित किए गए। लेकिन अब इस कानून को नया लागू हुआ, अभी तक तो इस पर कोई भी न्यायालय का कोई जजमेंट नहीं आया। यानी किसी भी प्रावधान को लेकर कोई न्यायालय में अभी तक कोई खास सुनवाई नहीं हुई, कोई चुनौती नहीं दी गई। तो यानी इन सारे बदलाव होने में अभी 50 साल तक लग सकते हैं, ऐसा कहना है पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जया सहानी का। वहीं इस नए बदलाव को लेकर जो देश के अधिवक्ता है, यहाँ तक कि जो जजेज है, उनको भी काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो सारे आईपीसी की धारा, सीआरपी की धारा जो याद किए थे वो पुराने कानून के मुताबिक थे। अब ये सारे धाराएं बदल गए हैं, तो उन सबको जो धारा को याद करना या उनको फिर से एक रिमाइंड करना, एक बड़ी समस्या पैदा अधिवक्ता से लेकर जज तक को हो सकती है। बाकी इस 3 नए आपराधिक कानून को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस कानून से जुड़े अन्य भी बदलाव को लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव है, देश से जुड़ा बदलाव है और देश में आपराधिक कानून से जुड़ा बदलाव है। तो इसको लेकर के समय समय पर और भी वीडियो आते रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज्यादा हो सके सहयोग करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।